गुड आफ्टरनून। लवली संडे आफ्टरनून है तो वेलकम है। और इससे पहले कि मैं ये लेक्चर शुरू करूं, आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डील किया जाए। अब तक इस बात को हमने ध्यान पे नहीं लिया था, बट आई थिंक यू ऑलरेडी सीन द क्वेश्चन ऑन द बोर्ड हियर। अ वेरी वेरी लॉजिकल क्वेश्चन हियर. It says a bar magnet is made up of iron. Then why does an iron rod, लोखंड का डंडा, not show any magnetic property? सिंपल एग्जांपल दे दूं मैं आपको। तुम मैग्नेट को रखो और उसके बाजू में एक आयरन नेल रखो, तो तुम पकड़ोगे इसको, आयरन नेल खींच जाएगा, बराबर, विल गेट अट्रैक्टेड। बट मैग्नेट की जगह अब तुमने लोखंड का प्लायर रखा, पकड़ लिया, आ जाओ बेटा, नहीं आएगा। ऐसा क्या है उस बार मैग्नेट में जो लोखंड से ही बना है पर वो एक लोखंड के रॉड में नहीं है? लेट्स सी दिस राइट नाउ। नाउ फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मैं आपको एक लोखंड का डंडा बताता हूं। लेट अस से दिस इज एन आयरन रॉड. Today I'm going to tell you the reason behind magnetism in bodies. Every body is made up of atoms. एंड एटम्स में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स विच मूव ऑन सर्कुलर ऑर्बिट्स. हमने चैप्टर 3 में भी देखा था और फिर 4 में देखा. चैप्टर 3 में देखा कि व्हेनेवर an electron moves in a circular orbit it gives rise to current. एंड चैप्टर 4 में ये देखा कि जब भी करंट गोल 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 घूमता है, दिस इज लाइक अ करंट कैरिंग कॉइल, इट गिव्स राइज टू मैग्नेटिक मोमेंट विच इज ईया. तो ये इलेक्ट्रॉन, ये आयरन रॉड पूरा इलेक्ट्रॉन से बना है. ये है उस इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट, गोल गोल सर्कुलर ऑर्बिट, और उससे पैदा होने वाला मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर. कैन यू सी दिस? उसी तरह पूरे एटम में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और बहुत सारे ऑर्बिट्स और बहुत सारे मैग्नेटिक मोमेंट्स. एंड यू कैन सी मैंने बहुत बनाए हैं. ये सारे ऑर्बिट्स रैंडम है एंड एज अ रिजल्ट यू कैन सी that these magnetic moment vectors are randomly aligned in every possible direction. इन सब का मार दो अगर टोटल, कुछ ऐसे हैं, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, ऐसे ऐसे ऐसे, नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा लेडीज एंड जेंटलमैन? 0. सो इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट, द टोटल, दीज आर ऑल वेक्टर्स, m bar is E bar, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट हो जाता है 0. ऑन द अदर हैंड मैं आपको बार मैग्नेट के अंदर का सिचुएशन बताऊं. ये बार मैग्नेट का अंदर का सिचुएशन है, वेरी इंटरेस्टिंग. बार मैग्नेट के अंदर का सिचुएशन देखो, आप खुद ब खुद समझ जाओगे कि किस तरह का सिचुएशन क्रिएट हो जाता है बार मैग्नेट के अंदर. Can you see? What do you see? What do you see? Do you see that majority of the magnetic moments are in one particular direction? कुछ को छोड़ते हुए, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, कुछ टेढ़े होंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. तो क्लास में भी ऐसे ही होता है ना कि 25 लोग बैठे हैं और 20 लोग पढ़ रहे हैं, 5 लोग इधर उधर ही देख रहे हैं. तो दुनिया भर में चलता है. तो थिएटर में जाते हो, लोग मूवी देख रहे हैं, कुछ बैठे पॉपकॉर्न खाने ही आते हैं, तो ये चलता है. सो लुक एट दिस सिचुएशन एंड टेल मी, आर द मेजॉरिटी मैग्नेटिक मोमेंट्स अलाइंड इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन? यस. सो इज द नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस मटीरियल 0 या नॉन जीरो? नॉन जीरो. सो नेट मैग्नेटिक मोमेंट is non-zero, and as a result this body, this material will show magnetic properties. So it shows magnetic property. बाकी आइटम जो इसमें है वही इसमें है, दोनों में मटेरियल सेम है, बट इसके सारे मैग्नेटिक मोमेंट्स हैप्पैजार्ड है, रैंडमली अलाइंड है, thus giving it a zero magnetic moment. Whereas इसके मैग्नेटिक मोमेंट्स मेजॉरिटी इस डायरेक्शन में है, एक डायरेक्शन में है,
एज अ रिजल्ट इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में नॉन जीरो है एंड सो इट शोज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। वैसे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आज के कार्यक्रम के लिए, because today we are going to see various types of magnetic materials, paramagnetic, diamagnetic, ferromagnetic, and we are also going to see कि मटेरियल के अंदर की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को किस तरह रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो ये चीज मटेरियल, ये आइडिया क्लियर है? कोई शक? यही यही डिफरेंस है तुम्हारी बॉडी और मैग्नीटो की बॉडी में। यू नो मैग्नीटो, एक्समैन, नाम सुना है कभी? मैग्नीटो टोपी पहन के वो मटेरियल मेटल्स को हिलाता है। बस तुम्हारा नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो है और मैग्नीटो का नेट मैग्नेटिक मोमेंट नॉन जीरो है। दैट्स इट। सो दिस द बिगेस्ट डिफरेंस। सो लेट्स मूव ऑन। और आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं। फोन किसी और का बज रहा है, अपना नहीं बज रहा है फोन। ओके, अच्छा, आज के कार्यक्रम की शुरुआत होती है इंपॉर्टेंट आइडिया से। मैं डिफाइन कर रहा हूं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, लाइक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक इंटेंसिटी एक्सेट्रा। मेरी ब्लू पेन कोई ले गया। मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। सर क्या करने वाले? एक्चुअली हम कोई भी मटेरियल का मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या है क्या नहीं है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में कैसे बिहेव करेगा, वो स्टडी करने वाले यहाँ पे। तो कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, रिलैक्स स्टे विथ मी। सबसे पहले तो क्या करने का, सोलेनॉइड लेंगे। जैसे हर रेसिपी में क्या करते हैं, पहले तेल लेते हैं, फिर राई डालते हैं, जीरा डालते हैं। तो उसी तरह कुछ भी करने से पहले एक सोलेनॉइड ले लो। कंसिडर अ सोलेनॉइड having n turns per unit length और उसमें करंट पास हो रहा है, करंट I passes through the solenoid। नॉर्मल स्टफ, ये रहा मेरा सोलेनॉइड, लॉन्ग सोलेनॉइड है। एंड यू नो ये उसके वाइंडिंग्स रिंग्स जैसे। भाई मैंने जेई का लेक्चर अपलोड कर लिया है, पार्ट लेक्चर 2, आई होप आपने देखा हो। और ये करंट आई जो पास हो रहा है, डू यू अग्री करंट आई के पास होने से एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा? लेट अस से ये करंट ऐसा 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 ऐसे जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ क्रिएट हो जाएगा। आई कॉल दिस मैग्नेटिक फील्ड बीओ। मैं वेक्टर फॉर्म में पढ़ना नहीं चाहता फिलहाल, मैं बीओ बार भी कह सकता हूं, बट आई एम गोइंग टू यूज बीओ। सो व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड? आई एम श्योर एवरीबॉडी नोज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ वेरी लॉन्ग सोलेनॉइड, म्यू नॉट छोटा ni। ऑलराइट, सो द मैग्नेटिक फील्ड produced in the solenoid is BO। ब्लू कलर में इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, BO इधर ही लिख दूं क्या? BO म्यू नॉट छोटा ni। सारी इक्वेशन में ब्लू में लिखने वाला। ये इक्वेशन आप भली बात ही जानते हैं, म्यू नॉट छोटा n, छोटा n इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, I इज करंट। अब यू नो सपोज मैं किसी बॉडी की, किसी मटेरियल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी स्टडी करना चाहता हूं, क्या है अच्छा, ये अच्छा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाएगा, बुरा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाएगा, कैसा दिखाएगा? तो उसका एक छोटा सा रॉड बना के, जैसे फॉर एग्जांपल लेट अस से कोबाल्ट, मैंने कोबाल्ट का एक छोटा सा रॉड लिया, डंडे के रूप में ढाल दिया उसको, एंड अब मैं उसको इस सोलेनॉइड के अंदर डाल दूंगा। सोलेनॉइड है, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है, उस मैग्नेटिक फील्ड में मैं ये अपना डंडा कोबाल्ट का इंट्रोड्यूस कर दूंगा, फिर देखेंगे क्या होता है। सो वी नाउ इंट्रोड्यूस a rod whose magnetic properties are to be studied
inside this solenoid. Do you agree? ये कोबाल्ट जो है उसका इनिशियली मैंने जो लोखंड का डंडा दिखाया था, सारे मैग्नेटिक मोमेंट्स हैपहैज़ार्ड डायरेक्शन में, तो इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो गया? 0। अब मैं उसको जब इस डंडे में डालता हूं, सोलेनॉइड में डालता हूं, यू अग्री, इस सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो इसके मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर्स को इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ले जाएगा। इन शॉर्ट, इसका ओरिजिनल नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना था? 0, और अब इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या बन जाएगा? नॉन जीरो, बराबर। सो ऑन इंट्रोड्यूसिंग दिस रॉड in an external magnetic field, ये है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर्स स्टार्ट अलाइनिंग। मैं फिलहाल यही पकड़ रहा हूं कि सब उसी डायरेक्शन में अलाइन हो गए। स्टार्ट अलाइनिंग इन द डायरेक्शन of the external magnetic field, and a net non-zero magnetic moment appears or is given rise to। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी डिफाइन करने जा रहा हूं, लेडीज एंड जेंटलमैन, हेड्स अप। वी डिफाइन magnetization as, मैग्नेटाइजेशन नाम की एक इंपॉर्टेंट क्वांटिटी डिफाइन करने जा रहा हूं, ये रॉड के लिए है। मैग्नेटाइजेशन M is defined as the net magnetic moment net per unit volume। आपको इतना नीचे नजर आ रहा है? yes, so we defined magnetization। ये मैग्नेटाइजेशन किसका डिफाइन कर रहे हैं? इस कोबाल्ट के डंडे का जो मैंने अंदर डालेला है, और उसका मैग्नेटाइजेशन डिफाइन करता हूं मैं M इज M नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। इसका कुछ काम नहीं है, सिर्फ ऐसे ही है। एंड अब जगह चाहिए होगी ना देखो, तो इसको उड़ा देते हैं, नहीं रखते हैं, पता तो चले क्या कर रहे। तो अब इस डंडा डालने से और उसके डंडे के मैग्नेटिक मोमेंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अलाइन होने से, डू यू अग्री, सोलेनॉइड के अंदर अब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। सो द नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड नाउ इज B, जो ओरिजिनल था B0, प्लस ये जो डंडा डालने से आया वो Bm, और इसकी कोई जरूरत नहीं है। Here Bm is the additional magnetic field due to the introduced rod। एक्सपेरिमेंटली ये पता चला, ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ना, एक्सपेरिमेंट में टल्ली होके इट इज सीन दैट ये जो Bm है ना इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटाइजेशन। सो Bm ये एडिशनल मैग्नेटिक फील्ड रॉड की वजह से ही है, तो वो रॉड का मैग्नेटाइजेशन के साथ ही प्रोपोर्शनल है। दैट मींस Bm इज म्यू नॉट into M। स्टेप बाय स्टेप चले जा रहे हैं। अब मैं 4 नंबर को 3 नंबर में पुट करूंगा, पुट चतुर्थ इन तृतीय, तो क्या बनेगा जी? B0 प्लस, ये ठीक है? Yes, sir. ओके। Yes, sir. अब एक इंपॉर्टेंट क्वांटिटी डिफाइन करने का टाइम आया है। ये याद रखना, मैग्नेटाइजेशन
नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं एक्चुअली उन्होंने टेक्स्ट बुक में इसको सही से रिप्रेजेंट नहीं किया, पर मैं लिखना चाहूंगा, लेट अस डिनोट Ni as H। ये क्या है सर? H नंबर क्या, इक्वेशन का नंबर क्या है? 5, where H is called magnetic intensity। नोटिस किया? ये Ni वो सोलेनॉइड का नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू करंट पास, तो दैट इज इक्वल टू H। एंड ये H को मैं नाम देता हूं मैग्नेटिक इंटेंसिटी। यहां पे मैं रुकना चाहूंगा। नीचे वाला इक्वेशन फिर से एक बार देख लो आप। मैग्नेटाइजेशन ब्लू में लिखा था M इज M नेट बाई V। ये उस रॉड का है जिसको डाला गया है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द डाला हुआ रॉड। एंड H is dependent on number of turns per unit length and current. This is the property of the solenoid। बराबर? ये डिफरेंशिएट कर पाए आप? Ni which is H is the property of the original magnetic field B0, and magnetization M which is M net by V is the property of the rod Bm। बराबर? Now there is a confusion। क्लियर हुआ ये? अच्छा, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, तुमको पता है मैग्नेटिक मोमेंट का ऐसा यूनिट क्या होता है? एम्पियर मीटर स्क्वायर। एंड वॉल्यूम का क्या होता है? मीटर क्यूब। तो यहां मीटर स्क्वायर और एक कटा, तो क्या बचा? एम्पियर पर मीटर। सो मैग्नेटाइजेशन का ऐसा यूनिट एम्पियर पर मीटर। ये इसका कोई बताएगा मेरे को? एच का नंबर ऑफ टर्न्स का क्या होता है? पर मीटर। एंड करंट का क्या होता है? एम्पियर। तो इजंट H का भी एम्पियर पर मीटर ही? बराबर? सो मैं एक पॉइंट लेके यहां पे लिख देता हूं, ये इस इक्वेशन को रखते हैं। तो दी SI यूनिट्स ऑफ M and H, कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन M and H क्लियरली? कहीं दोनों एक जैसा नहीं लग रहे ना? R एम्पियर पर मीटर एंड डायमेंशनल फॉर्मूला दोनों का इज एम्पियर पर मीटर A1 L-1। ओके, सो ये होता है H which is called magnetic intensity, property of the original magnetic field, and magnetization M is the property of the rod that we have introduced। अच्छा, मैं B0 की जगह पे ये B0 is what? म्यू नॉट छोटा Ni, and छोटा Ni is what? H। क्या मैं म्यू 0 को कॉमन ले सकूं हूं? So what is B? Mu 0 H plus M। So B by mu 0 is H plus M। तो ये H को ये साइड ले लेते हैं या M को, तो H is B by mu 0 minus M। बहुत ही सुंदर इक्वेशन ये रहा। H का एक और इक्वेशन मैंने निकाल दिया। भाई टेक्स्ट बुक में H का ये इक्वेशन नहीं लिखा है, पर न्यूमेरिकल में इसका इस्तेमाल किया, इसलिए मेरे को ये लिखना पड़ा। सो ये और ये दोनों अलग चीज है। अगर तुमको एन दिया और आई दिया और मैग्नेटिक इंटेंसिटी फाइंड करने को बोले तो ये यूज करने का। दूसरा इक्वेशन H इज इक्वल टू बी बाई म्यू नॉट माइनस एम। अब मैं एक इंपॉर्टेंट क्वांटिटी डिफाइन करने जा रहा हूं। ले, मैंने उड़ा ही दिया। तुमको चैप्टर 2 की याद आ जाएगी, जब हम कैपेसिटर्स करते थे डाई इलेक्ट्रिक्स वाला। तो वी डिफाइन मैग्नेटिक susceptibility, you know chi E electric susceptibility, and this is chi M magnetic susceptibility। लंगड़ा त्यागी, एक पाव छोटा एक पाव लंबा, याद आती है लंगड़ा त्यागी की?
तुमको याद ही नहीं आती है। सो काई एम इज m बाई h। m बरोबर लिखूं मैं m? ये मस्त m है, ओके। ये h को थोड़ा ठीक से लिखूं, हाँ। सो काई m इज m बाई h। अच्छा, m का ऐसा यूनिट क्या? एम्पियर पर मीटर। h का ऐसा यूनिट क्या? एम्पियर पर मीटर। तो एम्पियर पर मीटर पर एम्पियर पर मीटर, यूनिटलेस। काई m, वेरी गुड, थैंक यू बड़ी। यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस, नॉट यूजलेस, हाँ। नहीं तो लोग बोलते सर यूनिटलेस, डायमेंशनलेस एंड यूजलेस। नो नो नो, ओनली यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। सो फ्रॉम इक्वेशन 7 क्या मैं ये कह सकता हूं कि m इज h का m? m इज h का m, और m को उठा करके पुट दिस इन 6। सो h is b by mu naught minus h का m। h ही h, तो h को ले लो साइड में। 1 प्लस का m इज b बाई म्यू नॉट। म्यू नॉट को भी ले लो, ब्लू में लिखता हूं ये इक्वेशन। बारात आ गई है, बारात गेट पे खड़ी है। v इज म्यू नॉट इंटू 1 प्लस का m इंटू h, मेरा फाइनल इक्वेशन। और अब देखो ये दिख रहा है ये टर्म म्यू नॉट इंटू 1 प्लस का m, तो हियर म्यू नॉट into 1 plus chi m is called mu, which is the absolute permeability of the material of the rod. Mu naught into 1 plus chi m is called mu, which is the absolute permeability of the material of the rod. वाओ, चकाचक। भले इस इक्वेशन को ब्लू में नहीं लिखा, बट लाल में डब्बा जरूर डालूंगा। एंड एक और चीज ऑल्सो, म्यू इज म्यू नॉट इंटू म्यू आर। एंड अभी थोड़ी देर पहले पता चला कि म्यू इज म्यू नॉट इंटू 1 प्लस का m। So mu r is 1 plus chi m। सर ये mu r कौन है? नया आया है क्या मार्केट में? नया नहीं आया, जूना ही है। Here mu r is called relative permeability। इसके चैप्टर 2 के अवतार में आप इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते थे, के। याद आई? तुमको याद है चैप्टर 1 में एप्सिलॉन was epsilon 0 into k। Here mu is mu naught into mu r। Compare and contrast। Epsilon was absolute permittivity, mu is absolute permeability। Epsilon 0 is permittivity of free space, mu 0 is permeability of free space। K is dielectric constant, mu r, K dielectric constant और relative permittivity, mu r is relative permeability। So ये सब कुछ एनालॉगस है। एंड chi m यूनिटलेस है, तो mu r is also unitless। mu r is also unitless। तो फाइनली हमारा इक्वेशन क्या आएगा? सो फाइनली मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड B is mu into h, and mu is what? Mu naught into mu r into h। So हमने क्या क्या देखा? दो मेन चीजें। सबसे पहले इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड था, ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड था जो सोलेनॉइड ने प्रोड्यूस किया था, B0 mu naught छोटा ni। छोटा ni को मैंने नाम दिया h, which is called magnetic intensity। फिर मैंने एक डंडा डाल दिया मैग्नेटिक प्रॉपर्टी स्टडी करने के लिए। डंडे का इनिशियल मैग्नेटिक मोमेंट 0 था,
पर क्योंकि मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो डंडे के मोमेंट्स में टॉर्क लगा और वो सीधे हो गए, गिविंग राइज टू अ न्यू मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक मोमेंट। मैंने डिफाइन किया मैग्नेटाइजेशन बड़ा एम, विच इज नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ऐसा यूनिट एम्पियर पर मीटर, लास्ट एपिसोड में गया हूं। फिर हमने उसको एग्जाम्पल में डाल दिया और हमको मिला H इज B बाई म्यू नॉट माइनस M। फिर हमने दोनों का मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी दोनों का देखा, उसका दोनों का ऐसा यूनिट था एम्पियर पर मीटर, और दोनों का ऐसा अपना डायमेंशनल फॉर्मूला A1L-1। नाउ हमने नया मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डिफाइन किया, काई M इज M बाई H, तो M इज H काई M, और इसमें लगा डाला। फाइनली मुझे मिला फाइनल इक्वेशन B इज म्यू नॉट इंटू 1 प्लस काई M द होल इंटू H। म्यू नॉट इंटू 1 प्लस काई M को मैंने नाम दिया म्यू, विच इज एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द रॉड, एंड ऑल्सो आई सॉ म्यू आर इज 1 प्लस काई M। म्यू आर इज relative permeability, which is similar, analogous to dielectric constant in electrostatics. So my final magnetic field B is mu into H, which is mu naught into mu R into H. Alright, इसको इस्तेमाल करके इन इक्वेशन, ब्लू में लिखे हुए इक्वेशंस को यूज करके मैं करने जा रहा हूं इलस्ट्रेशन नंबर 9 या 10 आई गेस। कोई एक है? Is there anyone who is going through? नंबर मेरे हाथ में ही था। Yes, here it is, 10. Illustration 10. Let us first take down the data and फिर हम देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। So illustration 10 on the wings now. क्या कहता है illustration 10? कहता है कि a solenoid has a core of material with relative permeability mu r is 400. The windings of the solenoid are insulated from the core and carry a current of 2 amp. Okay. Number of turns छोटा n is 1000 per meter. तो 1000 turns per meter. Find out H find करना है, M find करना है, B find करना है, and finally मैग्नेटाइजिंग करंट IF। सर ये क्या होता है बताता हूं, सब बताऊंगा। ओके ना, सबसे पहली बात, हमने सबसे पहले H देखा था, तो 1 2 3 और फिर D। क्या बात। So magnetic intensity. Yes, somebody just said H, गंदा H आ जाता है आजकल, मैं इसको अच्छा लगने जाता हूं। छोटा Ni, छोटा N 1000। देखा, ये इक्वेशन का इस्तेमाल हुआ, टेक्स्ट में ये इक्वेशन का नाम ही नहीं दिया, भगवान भला करे तुम्हारा। सो दिस इज 2000 एम्पियर पर मीटर, मेरा पहला इक्वेशन आ गया। सेकंड इक्वेशन, अब आप चाहो तो m निकाल सकते हो, यू नो काई m इज m बाय h, एंड काई m को म्यू r माइनस 1 भी लिख सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। और तुमको फाइनल नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो भी आप निकाल सकते हो। सबसे पहले मैं h निकालूंगी, उन्होंने क्या निकाला, m निकाला या b निकाला, म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू h भी कर सकते हो, मुझे लगता है b निकाल लेते हैं। नेट मैग्नेटिक फील्ड तुम कोई भी तरीका कर सकते हो, b इज म्यू इंटू h, म्यू नु पहचानिया तुसी, म्यू नॉट म्यू आर इंटू h। मेरे पास म्यू नॉट तो बचपन से है, म्यू आर मुझे सबने दिया है, h मैंने खुद फाइंड आउट किया है, तो किस बात की है देरी। म्यू नॉट 4.10⁻⁻⁷, म्यू आर 400 एंड h 2000। भाई इक्वेशन आने वाला है 2 + 3 is 5, -7 + 5 is 10⁻⁻², and
4 4s are 16, 16 2s are 32, 32 into 3.14 करीबन 100 ही होता है. 32 into, I love 32 into 3.14, तो 100 into 10 raised to minus 2 मतलब 1. तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा करीबन 1 टेस्ला. अब तुम्हें क्या चाहिए? एम, मैग्नेटाइजेशन. याद करो उस इक्वेशन को. सर किसको याद करें? तुमको याद है H इज बी बाय म्यू नॉट माइनस एम. तुम मुझे कहोगे सर मैं काई एम इज इक्वल टू एम बाय एच लगाओ. लगा, एंजॉय कर. एक चीज को फाइंड करने के बहुत सारे रास्ते होते हैं. मैं प्रिसाइजली वो रास्ता दे रहा हूं जो मेरे को अवेलेबल है फिलहाल. मुझे एम चाहिए, एम चाहिए शाम और सुबह एम चाहिए. तो बी बी बी, तो आओ बी लूं. ये रहा बी. और नीचे म्यू नॉट 4 बाय इंटू 10 रेज टू माइनस 7 माइनस 2000. एक काम करें, ये 10 रेज टू माइनस 7 को ऊपर चढ़ा दे, 10 रेज टू 7 हो जाएगा. एंड 10 रेज टू 7 में से 100 को यहां भर्ती कर देते हैं बाय 4 पाई. आई लव 4 पाई बिकॉज इट इज 12.56. तो 100 बाय 12.56 करीबन 8 होता है. एंड 8 इंटू 10 रेज टू 5 माइनस 2000 मतलब 8 लाख माइनस 2000 रुपए, करीबन 8 लाख. आपको समझ में आएगा बात? ये 8 इंटू 10 रेज टू 5 मतलब 8 लाख. उसमें से 2000 की नोट चली जाए, कोई बड़ा फर्क तो पड़ता नहीं है. तो मैं इसको करीबन करीबन में डाल देता हूं. करीबन करीबन 8 इंटू 10 रेज टू 5 एम्पियर पर मीटर. चेक करें. बराबर है सर. ओके. एंड फाइनल, अब ये क्या चीज है सर? मैग्नेटाइजिंग करंट. तुम्हारा सोलेनॉइड में 2 एम्पियर करंट पास हुआ तो कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा? म्यू नॉट छोटा है ना, है ना. मैंने इस मटेरियल म्यू आर इस 400 का डंडा डाला तब जाके इतना बड़ा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ ना. पर अगर मैं डंडा ना डालता तो मुझे और कितना करंट पास करना पड़ता ताकि इतना बड़ा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता? दैट इज कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग करंट. तो मैं लिख देता हूं, मैग्नेटाइजिंग करंट इज दैट करंट which is to be passed through the solenoid in the absence of the core. ये जो म्यू आर इस 400 है ना, उसको कोर कहते हैं. in absence of core to produce the required magnetic field. तो तुम बोलोगे सर कैसे फाइंड करेंगे? अरे बी इज म्यू नॉट छोटा एन. तेरा ओरिजिनल करंट तो आई है ही, पर साथ में और कितना फाइंड करना पड़ेगा? तो मैं लिखता हूं आई प्लस आई एम. तो इजी पीजी जापान इजी. इसको उड़ा देंगे. किसको उड़ाओ? इसको उड़ा दो, उड़ा दो. तो मेरे साथ रहे. कैलकुलेशन का सिचुएशन क्रिएट हो रहा. अच्छा, बी कितना है? बी कितना है? 1 टेस्ला. म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10 रेज टू माइनस 7 और नंबर ऑफ टर्न्स कितना था? 1000. माइनस 7 प्लस 3 माइनस 4. माइनस 4 मतलब ऊपर चढ़ जाएगा तो 10,000. 10,000 बाई 4 इंटू 3.14 12.56. अगर एग्जैक्ट फाइंड करना, वैसे 800 का अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं आप, बट अगर वो एग्जैक्ट चाहें आपसे तो आप डिवाइड करें. आपको आंसर आएगा 796 आएगा. आप देखें करके. आ रही है? सही है सर. चलो भाई, अच्छा. एंड आई मुझे पता है 2. सो आई एम इज 796 माइनस 2, 794 एम. जस्ट इमेजिन करो, तुमको और 794 एम्प पास करना पड़ेगा तब जाके इतना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा. इससे अच्छा तो डंडा ना डाल दे. समझ में आया?
तो मौका मिले और अच्छा लगे तो डंडा डाल दो, बराबर, मैग्नेटिक फील्ड अच्छा क्रिएट हो जाएगा। इसी पॉइंट पे लगे हाथों मैं करने जा रहा हूं नंबर कोई करने नहीं जा रहा, फिलहाल इसको नंबर को रोक देते हैं। मेरे को पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक याद आया है, तो उसी के बारे में बतियाते हैं। मैं 3 पॉइंट्स के बारे में बतियाऊंगा, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। सबसे पहले प्यारा, भाई कुछ भी शुरू होने से पहले एक बात बता दूं आपको, ये तीनों मटेरियल देख रहे हैं आप, कोई भी मटेरियल हो, सबका नेट इनिशियल मैग्नेटिक मोमेंट तो 0 ही होता है। फर्क तब पड़ता है जब आप उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में डालते हो, बराबर। फॉर एग्जाम्पल इट्स एज सिंपल एज दैट, मैं इसको हमेशा इक्वेट करता हूं। हर जो बंदा होता है उसका ओरिजिनली तो न इतना स्टेमिना होता है, न इसकी डिसिप्लिन बर्दाश्त करने की इतनी ताकत होती है। सपोज उसको मिलिट्री एकेडमी में डाल दिया, कुछ बंदे होंगे वो परफेक्ट डिसिप्लिन से खड़े होंगे, स्टेमिना बढ़ता जाएगा एंड दे विल बिकम बेटर। ऑन द अदर हैंड कुछ लड़के छोड़ के भाग जाएंगे। हड्डी मांस तो सब में वही है, बस वो किस प्रकार से बिहेव करेगा वो डिसाइड करता है कि वो किस प्रकार का मटेरियल होगा। तो मैं 3 बेसिक मटेरियल के बारे में बता रहा हूं। सबसे पहले प्यारा मैग्नेटिक। सर ये पैरामैग्नेटिक है, प्यारा मैग्नेटिक क्या बोल रहे हो? नहीं बेटा, मैं इसकी एक बार तेरे से बात कर लूं ना, फिर तुझे भी प्यार हो जाएगा, बराबर। नाम देखो, इसका नाम है प्यारा मैग्नेटिक मटेरियल। अच्छा भाई, मैं सबसे पहला पॉइंट तो यही लिखूं, द नेट इनिशियल मैग्नेटिक मोमेंट इज 0। अर्थात ये वो लोखंड के डंडे का नहीं बनाए थे, randomly aligned in every possible direction, and you can see randomly aligned in every possible direction। मैंने आपको बताया था कि ये जो है ये ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ऑर्बिट ऑफ द चार्ज, एंड ये उसका मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर है। तुमको ये एरोज ही देखने खास, तो एरोज यू कैन सी आर randomly aligned in every possible direction, so net magnetic moment is 0। but when placed in an external magnetic field, तब क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंट्स, द वेक्टर्स tend to align in the direction of the external magnetic field। हा, ध्यान से देखें, मैं दिखाऊंगा चेहरा। ये इसको तुमने, ये ठीक है डब्बा, अब्बा डब्बा झब्बा, मैंने इसको, इसी चीज को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा, लेट अस कॉल इट BO बार, BO। तो देखेंगे कि धीरे धीरे can you see magnetic moments have started aligning in the direction of the magnetic field। can you see now majority moments are aligned in the direction। तो मैग्नेटिक मोमेंट, इसका मैग्नेटाइजेशन बढ़ेगा या घटेगा, बताओ आप? बढ़ेगा। बिल्कुल, वेरी नाइस। सो द नेट मैग्नेटिक फील्ड, द नेट मैग्नेटाइजेशन and magnetic field inside the material increases। that is why it is called प्यारा मैग्नेटिक मटेरियल। जितना मैग्नेटिक फील्ड डालो उतने मैग्नेटिक मोमेंट्स और अलाइन होंगे। अब किसी वाइस क्रैक के माइंड में आएगा, सर तो ऐसे करके करके सारे अलाइन कर सकते हैं? मटेरियल पे डिपेंड करता है, बट हम सारे को तो अलाइन नहीं कर पाएंगे।
मेजॉरिटी अलाइन हो जाए तो बेस्ट है। उस सिचुएशन, हर मटेरियल का अलग अलग होता है, उस सिचुएशन जहां पे मैक्सिमम मोमेंट्स अलाइन हो जाए, दैट इज कॉल्ड सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन। सो ऑन इंक्रीजिंग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मैं इसको बढ़ाता जाऊं, more and more dipoles will align in its direction. At one point, maximum dipoles have aligned. Ladies and gentlemen, हर मटेरियल का अलग अलग होता है, और ये पॉइंट आ जाने के बाद आप चाहे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और बढ़ाओ और बढ़ाओ और बढ़ाओ, अब और ज्यादा मैग्नेटिक डाइपोल्स और ज्यादा वेक्टर्स अलाइन हो सकते नहीं, बराबर, अलाइन हो सकते नहीं। इसे कहते हैं सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन। क्या कहते हैं इसको? मैक्सिमम डाइपोल्स हैव अलाइंड इन डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। दिस सिचुएशन is called, ब्लू में लिखा जाएगा, saturation magnetization। and as I said, इस सिचुएशन के बाद आप भले एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और बढ़ाओ ना बढ़ाओ, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ऑलराइट, सो इसके बाद और फर्क पड़ेगा नहीं। अच्छा, दो पॉइंट और है कि ये नंबर 2 था, ये नंबर 3 रख लो। नंबर 4, अगर मैं इसको एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखूं, यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म? अच्छा, फंडा ये है, कैन यू सी मेजॉरिटी मोमेंट्स इस डायरेक्शन में अलाइन हो गए, मतलब ये हो गया, ये पॉइंट हो गया इसका नॉर्थ और ये हो गया इसका साउथ, बरोबर। इस डायरेक्शन में हो तो ये डायरेक्शन नॉर्थ है, पिछवाड़ा साउथ है। तो अब मैं इसको अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में लगाऊं, यूनिफॉर्म का मतलब है कैन यू सी नॉर्थ पोल में से कितनी लाइंस पास हो रही हैं? 3, है ना। ये पोल में से, ये साइड के पोल में से कितनी लाइंस पास हो रही है? 3, और ये साइड में से भी कितनी हो रही है? 3। तो दोनों जगह पे फील्ड सेम है, तो व्हाट विल बी द नेट फोर्स ऑन दिस बॉडी? 0। So in uniform magnetic field, net force on the body is 0। बट अगर मैं इसी बॉडी को नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखूं, नॉन यूनिफॉर्म, तो क्या आलम हो? डायग्रामेटिकली ही मजा आता है, बगैर डायग्राम के तो एकदम रूखा सूखा लगता है। कैन यू इमेजिन पनीर चिली विदाउट शेजवान सॉस एंड चिली? नो चांस। सो कोई मतलब ही नहीं है उसका। तो डायग्राम है तो मजा है। सो ये हुआ तुम्हारा नॉर्थ और ये हुआ तुम्हारा साउथ। अब ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड क्या होता है, ध्यान से देखें। दिस इज अ नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, कुछ जगह पे कम है, कुछ जगह पे ज्यादा है। सबसे पहली बात, नॉर्थ पोल में से कितनी लाइंस पास हो रही है? 3। एंड साउथ में से? फील्ड कहां कम होगा, नॉर्थ पे या साउथ पे? साउथ पे। सो हियर magnetic field on north is greater than magnetic field on south. So do you agree, force on north, जहां फील्ड ज्यादा वहां फोर्स ज्यादा ना, so force on north is greater than force on south. force on north इस दिशा में एंड साउथ पे उल्टा है, यू नो, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में होता है ना, वैसे ही। भाई ये बड़ा है, ये छोटा है, बॉडी किस तरफ जाएगा? बराबर। सो इन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, magnetic field, a paramagnetic material tends to move towards stronger magnetic field, tend to move towards
स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। अब यहां जो जगह बची है इसमें मैं एग्जांपल्स लिख देता हूं, एग्जांपल्स ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, यम यम यम, एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, ऑक्सीजन एट एसटीपी एंड कॉपर क्लोराइड। इस तरह याद रखता हूं मैं, यम यम यम, ऑक्सीजन एट एसटीपी एंड कॉपर क्लोराइड, यम यम यम, एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, ऑक्सीजन एट एसटीपी एंड कॉपर क्लोराइड। तो ये एग्जांपल्स याद रखने पड़ेंगे, एमसीक्यू में कभी कभी पूछते हैं, या फिर पैरामैग्नेटिक मटेरियल पे शॉर्ट नोट आ गया तो भी आपको लिखना पड़ जाएगा। हाँ, आपको शॉर्ट नोट में इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं, पर ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं इसलिए इतना सारा लिख रहा हूं। यू कैन राइट इट पॉइंट वाइज, ओके, मेन पॉइंट्स फर्स्ट। अच्छा, एंड नेक्स्ट, अगर तुम टेम्परेचर इंक्रीज करोगे ना तो मटेरियल के अंदर का मैग्नेटाइजेशन घटता जाएगा। सो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, क्यों ऐसा होता है सर? क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करता हो ना तो वो जो डाइपोल्स है उनमें काइनेटिक थर्मल एनर्जी आ जाती और वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की बात सुनना बंद कर देते, जांच चाल नहीं सुनना मेरे को, तो वो अलाइन नहीं होते उसके डायरेक्शन में। और इंक्रीजिंग टेम्परेचर, मोर एंड मोर डाइपोल्स refuse to align in the direction of external magnetic field. So magnetization will decrease. So magnetization is inversely proportional to temperature. Thus, according to Curie, मदाम क्यूरी के हस्बैंड पियर क्यूरी, उन्होंने लॉ दिया था, वो भी एकदम डांसू आदमी थे। According to Curie, magnetization M proportional to B0 by T. B0 means external magnetic field. हमने थोड़ी देर पहले बात करी कि if you go on increasing external magnetic field, magnetization भी बढ़ेगा। अभी बात की कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मैग्नेटाइजेशन घटेगा। Let me introduce a proportionality constant. तो M is equal to C B0 by T. C B0 by T. Here C is called Curie constant. बराबर। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने देखा था M is equal to H का M, M is H का M, एंड थोड़ी देर पहले ही हमने देखा था B0 is mu naught into H. ओ रिमेंबर, mu naught छोटा ni था और छोटा ni को H लिखा था, तो यहाँ m की जगह H का m is C, B0 की जगह mu naught H, B0 नहीं mu naught H by T, H राम राम हो गए। तो फाइनली आपका काई m में भी एक्सप्रेशन है, काई m is C mu 0 by T. So this was the short note on paramagnetic materials. I tend to call it प्यारा because वो एक्सटर्नल, उसके डाइपोल्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में अलाइन होते हैं। दूसरी टाइप का मटेरियल है डाया मैग्नेटिक मटेरियल। डाया एकदम जैसे अपने गुजराती में बोलते डाया, डायो है, and actually डायो नहीं, डॉट डायो है। How do you go about that? So let's see. Can anyone estimate कि वो क्या हो सकता है? मैं क्यों उसको डाया बुला रहा हूं? किस प्रकार अलाइन होता होगा वो? फील्ड इस डायरेक्शन में है, बंदा ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है। मेरे को पहला पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है कि नेट, फिर भी लिख ही देता हूं, नेट इनिशियल मैग्नेटिक मोमेंट इज 0। हमारे इन मटेरियल्स का ये श्री गणेशाय नमः है। सेकेंड, व्हेन प्लेस्ड in external magnetic field, dipoles tend to align opposite। दिखाता हूं मैं, dipoles
tend to align in a direction opposite to the external magnetic field. जरा ध्यान से देखो, ओरिजिनल 0 था और अब मैं इसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डाल रहा हूं जो इस दिशा में, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड डू यू सी, पहले सारे रैंडम थे, 0 थे, अब मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस दिशा में मारा, डाइपोल्स उल्टे गए, ये मटेरियल ही ऐसा है। तो इस मटेरियल में नेट मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड दिस diamagnetic material decreases, ये डिक्रीजेज है, ओके। और यहां पे मैं बताना चाहूंगा फॉर डायामैग्नेटिक मटेरियल chi m इज नेगेटिव। पैरामैग्नेटिक मटेरियल और डायामैग्नेटिक मटेरियल का सबसे इंपॉर्टेंट फर्क यही है, पैरामैग्नेटिक में मोमेंट्स डाइपोल्स टेंड टू अलाइन इन द डायरेक्शन, डायामैग्नेटिक में दे टेंड टू अलाइन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन। पैरामैग्नेटिक का chi m पॉजिटिव होता है, डायामैग्नेटिक का chi m नेगेटिव होता है, एंड इसका जो म्यू आर है वो लेस देन 1 होता है, ऑलराइट, एंड म्यू आर इज लेस देन 1, जबकि पैरामैग का म्यू आर पॉजिटिव एंड ग्रेटर देन 1 होता है। बट ऑफ कोर्स, अच्छा, अगर मैं इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, नेट फोर्स इज 0, बट ऑफ कोर्स, एंड इफ प्लेस्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, a diamagnetic material will move towards weaker magnetic field। वैसे सिर्फ ये लिखना काफी हो जाता है, बट मैं दिखा देता हूं आपको। अच्छा, ये इस तरफ अलाइन हो गया ना, तो इसका, इस मटेरियल का नॉर्थ ये हो गया और साउथ ये हो गया। अब मैं इसको एक नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखता हूं, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, जैसा मैंने उसको रखा था वैसे ही। सबसे पहली बात, किस किस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है? साउथ पे, साउथ पे भी फोर्स ज्यादा ही होगा। सो हियर BS ग्रेटर देन BN, सो FS ग्रेटर देन FN। ऑलवेज रिमेंबर, नॉर्थ पे force is in the direction of magnetic field, this is Fn, and south पे force is opposite to the direction of magnetic field। Fs बड़ा है, Fn छोटा है, तो बॉडी किस तरफ जाएगा? इस तरफ। Isn't it going towards the weaker magnetic field? So diamagnetic material tend to move towards weaker magnetic field। अच्छा, मैं इसके एग्जांपल्स बता दूं, याद करने का तरीका भी बहुत बढ़िया है इसका। नंबर कौन सा है ये पता ही नहीं, ये 3 नंबर, क्या हुआ, हिल गया सब कुछ, हिल गया सब कुछ। नंबर 4, एग्जांपल्स, गोल्ड, सिल्वर, अरे बाप रे, अर्थक्वेक आ रहे, कॉपर, सिलिकॉन, वाटर, अरे बाप रे, अरे अरे खड़खड़ाने लगा यार। धरती स्टेबल हुई। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, सिलिकॉन, वाटर, बिस्मथ। याद करने का तरीका देखो, गो सी, को सी, वो बी, सुना? गो सी, को सी, वो बी, गोल्ड, सिल्वर, गो सी,
कॉपर सिलिकॉन कोसी, वाटर बिस्मथ वो भी। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं डायामैग्नेटिक मटेरियल के। गोसी, कोसी, वो भी। पैरामैग्नेटिक का था यम यम यम, एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, ऑक्सीजन एट एसटीपी एंड कॉपर क्लोराइड। डायामैग्नेटिक का है गोसी, कोसी, वो भी, गोल्ड सिल्वर, कॉपर सिलिकॉन, वाटर बिस्मथ। याद करने का तरीका देखो। अच्छा, फाइनली कुछ कुछ क्लास ऑफ मटेरियल होते हैं जिनको हम कहते हैं सुपर कंडक्टर्स, और जिनका म्यूआर जो होता है ना, अच्छा, जिनका कायम इज -1। तो म्यूआर आपको तो पता ही है, इज 1 प्लस कायम इज 1 प्लस -1, कितना हो गया? 0। म्यूआर इज 0। अरे मतलब दैट इज सुपर कंडक्टर्स कैनॉट बी मैग्नेटाइज्ड। अच्छा, तुम सुपर कंडक्टर को मैग्नेटाइज ही नहीं कर सकते। सर इसका मतलब समझाओ। अच्छा, इस इफेक्ट को कहते हैं, ये माइसनर ने ढूंढा था, तो इस इफेक्ट को कहते हैं माइसनर इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मेरे पास लोखंड की खिल्ली है, बराबर, लोखंड की खिल्ली है ये, एंड नॉर्मल कंडक्टर है ये। तो मैं इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल टेंड टू गो थ्रू द खिल्ली, बराबर, इट विल बी मैग्नेटाइज्ड। बट यही खिल्ली को अगर मैं सुपर कंडक्टर कर दूं और अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड में रखूं, नोटिस व्हाट हैपेंस। ये क्या हुआ? इस मटेरियल ने सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को खुद में से निकाल लिया। मतलब अब मैं मैग्नेटाइज हो सकता नहीं हूं। नॉर्मल कंडक्टर मैग्नेटाइज हो सकता है, पर सुपर कंडक्टर मैग्नेटाइज हो सकता नहीं। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड माइसनर इफेक्ट, एंड मैग्नेटिक लेविटेशन में इसका खास इस्तेमाल होता है। यू नो, मैगलेव ट्रेन्स, इन सब में इस आइडिया का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो दिस इज व्हाट इज डायामैग्नेटिक मटेरियल, दिस इज व्हाट इज माइसनर इफेक्ट। द लास्ट क्लास ऑफ मटेरियल, मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है ये। इट इज कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। एंड लास्ट क्लास होने के साथ साथ आई थिंक इट वुड आल्सो बी द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे। थर्ड क्लास ऑफ मटेरियल्स, दिस इज कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। क्या फर्क है इसमें और पैरामैग और डायामैग में? सबसे इंपॉर्टेंट, मैं आपको एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का सिचुएशन दिखा रहा हूं, आप देखें। कैन यू सी? ये जो एरियाज हैं, इनमें बहुत सारे डाइपोल्स हैं, और वो सारे डाइपोल्स के मोमेंट्स एक ही डायरेक्शन में अलाइंड है। फॉर एग्जांपल, इन दिस एरिया ऑल मोमेंट्स आर इन दिस डायरेक्शन, इन दिस एरिया ऑल मोमेंट्स आर इन दिस डायरेक्शन। उसी तरह ये एरिया में सारे मोमेंट्स इस डायरेक्शन में, इसलिए मैंने सबको नहीं बनाया, मैंने सिर्फ एक एरो बनाया जो दिखाता है कि ये सारे मोमेंट्स किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। उसी तरह ये ऐसे है, ये ऐसे, ये इस तरफ, ये इस तरफ नहीं ले लेते, इस तरफ लेते। वो मैन, वो लुक एट दिस कलेक्शन। सो दिस इज अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ऐसा कलेक्शन डाया या पैरा में नहीं था। ऐसे एरियाज को हम कहते हैं डोमेन्स। आई एम श्योर यू माइट हैव हर्ड अबाउट दिस इन केमिस्ट्री समवेयर, कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज मेड अप ऑफ अ कलेक्शन ऑफ dipoles which have magnetic moment vectors in one direction. These are called domains. So domains are areas which where
there are a large number of dipoles with moments, magnetic moments aligned in one direction. Typically डोमेन की साइज होती है लगभग 1 mm एंड नियरली 10 raised to 11 एटम्स होते हैं ईच डोमेन में. तो जस्ट इमेजिन दैट इतने सारे डाइपोल्स और सबके एक ही डायरेक्शन में, जस्ट इमेजिन कितना बड़ा मैग्नेटाइजेशन क्रिएट हो जाएगा. दूसरी बात, ये इसका तुम देखोगे नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 है, पर जब मैं इसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में लगाऊंगा, व्हेन प्लेस्ड in an external magnetic field, धीरे धीरे सारे डाइपोल्स एक डायरेक्शन में आएंगे, सारे डोमेन एक डायरेक्शन में आएंगे एंड फिर एक जायंट डोमेन क्रिएट हो जाएगा. सारे डाइपोल्स एक डायरेक्शन में. When placed in external magnetic field, domains gradually align in the direction of magnetic field and finally give rise, ये सब मिल जाते हैं, to one giant domain. चेहरा दिखाऊं ये giant domain का, जब सारे के सारे डाइपोल्स एक ही दिशा में हो, सारे डोमेन्स एक दिशा में अलाइन हो गए. जस्ट इमेजिन कितना बड़ा मैग्नेटाइजेशन क्रिएट हो जाएगा, कितना बड़ा. सो सच मटीरियल्स have, mu r is highly positive, chi m is highly positive, have large values of mu r, and ये इनको फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं. इनके एग्जांपल्स है फेकोनी आयन, कोबाल्ट, निकल. वैसे तो बहुत सारे हैं, अल्नीको, एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट, कॉपर, सॉफ्ट आयन, बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, बट 3 मेन है, आयन Fe, कोबाल्ट CO, निकल Ni, फेकोनी. अच्छा, अब देखते हैं कि जब इसको मैं एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूं तो किस प्रकार डोमेन्स अलाइन होते हैं, क्या क्या होता है इसके साथ. इस टॉपिक को कहते हैं BH कर्व. Okay, so look at it this. It's a very important theory question also. इसको हिस्टेरेसिस कर्व भी कहते हैं. लवली टॉपिक, एग्जाम में पूछते हैं ही, कोई दिक्कत नहीं. अच्छा, मेरे पास एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है एंड ये अपना H है और ये अपना मैग्नेटिक फील्ड भी है. फिलहाल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यहां पे, नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0. ध्यान से देखें. तो अब मैं इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को एक सोलेनॉइड में डालता हूं. सोलेनॉइड में डाल के मैंने करंट चालू किया. डू यू अग्री, धीरे धीरे एक एक डोमेन हिलेगा. पहले एक डोमेन हिलेगा, फिर वो दूसरे को बोलेगा तू भी आ. पहले एक हिलेगा, एक 2 को हिलाएगा, 2 मिलके 4 हिलाएंगे, 4 मिलके 8. सो इनिशियली द प्रोसेस इज ग्रेजुअल. आपने देखा H बढ़ता जा रहा है पर B इतना बढ़ नहीं रहा है. फिर धीरे धीरे ग्रेजुअल होने के बाद पलांगा, देखो कितना बड़ा हो गया, मतलब वैल्यू ऑफ B. सो दिस इज कॉल्ड पॉइंट A. ये हमारा सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन है. अर्थात इससे बड़ा तुम मैग्नेटाइजेशन क्रिएट नहीं कर सकते. ये मैक्सिमम है. थोड़ा बड़ा हो गया है, बरोबर करें इसको. पहले धीरे धीरे, फिर छोटा हो तो मजा आता है, कर्व मैनेजेबल रहता है. अब इससे आगे तो करंट पास करने का कोई अर्थ नहीं है, तो करंट घटाओ सर. ये घटाया, करंट 0 हो गया साहब. सर करंट 0 हो गया. हाँ, फिलहाल कोई करंट नहीं है सॉलिनॉइड में. हाँ,
एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 0। पर फिर भी आप देखो मटेरियल में इतना मैग्नेटिक फील्ड बाकी है मेरे दोस्त, मटेरियल में मैग्नेटिक फील्ड बाकी है। मतलब तुम मटेरियल को बाहर निकालोगे ना, वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। दिस ओबी is called remanence. What is remanence? The value of B when H is 0, current is 0, is called remanence. और ये जो परमानेंट मैग्नेट्स वगैरह है, इनकी रिमेनेंस काफी हाई होती है, तभी तो परमानेंट मैग्नेट है। अब क्या करेंगे सर, कुछ नहीं और क्या। अगर कोई बंदा सीधी तरीके से नहीं मान रहा है तो पुलिस क्या करती है, डंडे मारती है। तो मैं डंडे मारा 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 आपने देखा इतना करंट पास करना पड़ा, तब जाके मैग्नेटिक फील्ड 0 हुआ। तो दिस ओसी इज कॉल्ड coercivity. What is coercivity? The value of H for which B becomes 0 is called coercivity. और अब करंट उल्टा कर ही दिया ना, तो और पास करो ना करंट। यहां आ गया तुम्हारा D, ये तुम्हारा उल्टी डायरेक्शन का सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन है। एंड अब फिर से करंट कम करते जाओ, फिर से यहां तुम्हारा रिमेनेंस आ गया, फिर से यहां तुम्हारा कोएर्सिविटी आ गया। वाह, कैन यू सी। और अब ए पे पहुंचोगे, फिर वापस घूमोगे, यहां आओगे, तुमने देखा ए ओ आएगा ही नहीं वापस, तुम यूं ही घूमते जाओगे तुम्हारी साइकिल में, तो ए ओ या ओ ए वापस आएगा ही नहीं, रिट्रेस करेगा ही नहीं। एंड दिस इज व्हाट इज अ हिस्टेरेसिस साइकिल। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, द एरिया under the BH curve, कितना एरिया अंडर द BH curve represents the heat energy lost per unit volume of the sample। मतलब जितना बड़ा एरिया होगा ना, उतना ज्यादा एनर्जी लॉस्ट हो जाएगा in as heat। So the area under the BH curve represents heat energy loss per unit volume of the sample। एक बार फिर से BH curve एक्सप्लेन कर देता हूं। इनिशियली मेरा जो मटेरियल है वो O पे है, ना कोई करंट पास हो रहा है, ना उसमें कोई मैग्नेटाइजेशन है, कुछ नहीं है, 0 है। अब मैंने उसको सोलेनॉइड में डाला और करंट शुरू किया, करंट धीरे धीरे बढ़ाता गया। तो मैंने देखा इनिशियली पहले एक डोमेन, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ऐसा बढ़ता गया। एट पॉइंट ए सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन आ गया। सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन मतलब ये ऐसा मैक्सिमम है। तुम इसके आगे करंट पास करते जाओ सोलेनॉइड में, एच बढ़ाते जाओ, कुछ नहीं होने वाला। अब क्या करते हैं, करंट कम करते जाते हैं, करंट कम किया 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 किया, आपने देखा वो रिट्रेस नहीं कर रहा है, बी पे आके करंट 0 हो गया। मतलब अब तुम्हारे टर्न्स में कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा है, सोलेनॉइड में करंट नहीं है, फिर भी मटेरियल में इतनी मैग्नेटिक फील्ड बाकी है। दिस मैग्नेटिक फील्ड which is present in the material even in the absence of external current is called remanence or retentivity। आप इसको जो नाम देना चाहो, retentivity। and it is the value of B when H is 0। अब करंट 0 हो गया, अब मैं करंट उल्टा करता हूं, करंट जैसे ही उल्टा किया ना, डोमेन्स उल्टे होने लगे, और उल्टे होने के साथ फाइनली कुछ ऐसे थे, कुछ ऐसे, नेट कितना हो गया यहां आके 0। तो इतना करंट खर्चा करना पड़ा टू मेक नेट मैग्नेटिक फील्ड 0। दिस OC is called coercivity, the value of H for which B is 0। फिर मैं करंट बढ़ाता गया उल्टी डायरेक्शन में, और यहां आ गया, दिस इज उल्टी डायरेक्शन का सैचुरेशन, मतलब ऐसा, ये सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन। और इस तरह करंट घटाते बढ़ाते ये पूरी साइकिल वर्कआउट होती है। दिस इज हिस्टेरेसिस कर्व, अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई थिंक अब लास्ट का एक आध दो टॉपिक बचा है जो नेक्स्ट टाइम करेंगे हम। मैं एक न्यूमेरिकल करके इस सेशन को एंड करना चाहूंगा, एंड दैट न्यूमेरिकल आई थिंक इज न्यूमेरिकल नंबर 23 और 24 आई गेस।
It is number 20. वैसे हम 24 बिल्कुल numerical 24. Let's see the data first. It says there is a Roland ring of mean radius 15 centimeter. So R दिया हुआ है 15 centimeter and has got 3,500 turns of wire wound on a ferromagnetic core. Relative permeability 800. What is the magnetic field B for a current of 1.2 ampere? वो मैग्नेटाइजिंग नहीं है, वो सिर्फ करंट है 1.2 एम्पियर. भाई as simple as it looks and as simple as it gets. टोरॉइड है ये. रोलैंड रिंग मतलब टोरॉइड. फॉर टोरॉइड भाई मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन तुमको याद है? म्यू नॉट Ni/2 पाई आर. सर जगह क्यों छोड़ी? ये टोरॉइड में अंदर एयर हो तो वैक्यूम हो तो ये चलेगा ना, पर तुमने टोरॉइड के अंदर कुछ माल डाला है, मटेरियल डाला है जिसका म्यू आर 800 है, तो म्यू आर लगाना पड़ेगा ना सेठ जी. डू यू थिंक दिस इज डूएबल? You all still present at the end of this? Yes, sir. That's so nice to know. Yes, sir. So I think you can easily do this. 2 pi 2s are and 8 2s are 16 into 35 into 1.2 into minus 7 plus 2 minus 5 minus 5 plus 2 minus 3 minus 3 plus 2 is minus 1 and this is 15. So 16 by 15 is करीबन 1.1 and 1.1 into 35 35 into 1.2 करीबन 40 के आसपास. देखो तो जरा 44.8 into 10 raised to minus 1 and that's करीबन 4.5, right? Kindly check. Is that the answer? Sir, 4.48. How can it be 4.48? 16 अच्छा 4 okay 4.5 नहीं 4.48 है. हाँ, sir. Okay 4.5 नहीं 4.48. ओके सो आई थिंक हम यहाँ पे सेशन को एंड करेंगे. आई थिंक द नेक्स्ट लेक्चर इज गोइंग टू बी द लास्ट लेक्चर फॉर दिस चैप्टर, जहाँ पे हम हार्ड फेरो सॉफ्ट फेरो करके और बाकी के न्यूमेरिकल्स करके इस काम को खत्म करेंगे. थैंक यू सो मच. हैव अ लवली इवनिंग. बाय बाय. Bye, sir.